दबा दिए। ओह व्हाट अ बिजी डे। तो दोस्तों रेस्क्यू आज दो चीज़ों का हुआ है, और आज पहला जो रेस्क्यू कॉल था वो स्नेक का नहीं था, वो था एक मॉनिटर लिजर्ड का। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर लिजर्ड, जिसको हिंदी या लोकल भाषा जो हमारी यहाँ की है उसमें इसको विष खोपरा भी कहा जाता है। हालांकि ये विषैला नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वो कैसा है हम आपको अभी आगे वीडियो में बताएंगे। और दूसरा जो हमारा आज का रेस्क्यू था वो है एक रसल्स वाइपर, जो कि यहाँ पे डब्बे में रखा हुआ है। और दोनों ही आज के जो वीडियोस जो हमारे एनिमल हमने रेस्क्यू किए हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं इस मॉनिटर लिजर्ड के बारे में। ये वेरानस फैमिली की होती है। वेरानस फैमिली वही है जिसमें सबसे छोटी छिपकली भी होती है, और सबसे दुनिया की जो सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन, वो भी वेरानस फैमिली की ही है। ये वाली जो ब्रीड है ये वेरानस वेरियस है। ये विषैले नहीं होते हैं, लेकिन इनके मुंह में इतने बैक्टीरियाज होते हैं कि ये आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसके काटने पर आपने इलाज नहीं कराया तो मृत्यु भी हो सकती है। इस साइज़ की जो मॉनिटर होती है, इनका जो मुख्य आहार है वो रैक्नोपोड्स होते हैं। रैक्नोपोड्स मतलब जिनके 8 पैर होते हैं, मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, और छोटे मोटे अंडे वगैरह ये खा लेते हैं जीवों के। और जब यही बड़े हो जाते हैं तो ये डिपेंडेंट हो जाते हैं मैमल्स पे। ये चूहों को भी मार के खा सकते हैं, रैबिट्स को भी खा सकते हैं, और कोमोडो ड्रैगन के बारे में आपने सुना और देखा भी होगा कि वो हिरन और भैंसे तक को मारने में सक्षम होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है। और इसके अगर ज्योग्राफिकल रेंज के बारे में बताया जाए तो ये हमारे क्षेत्र में मिलता है, एशिया में, पूरे एशिया में मिलता है। अफ्रीका में ये पूरे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है, और अभी अमेरिका के कुछ हिस्सों में, साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में जैसे अर्जेंटीना है, मेक्सिको है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अब हम इसको रिलीज़ कर देते हैं, उसके बाद हम आपको रसल्स वाइपर के बारे में बाकी की डिटेल्स देंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हम और हमारी पूरी टीम बहुत शुक्रगुजार है CISF बचेली के पूरे एम्प्लॉइज़ के लिए, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। हमने भी आपको कई कई बार बताया है कि 4 से 5 बार कम से कम वहाँ पे जाके हमने जीवों को निकाला है। दो बार हमने वहाँ से बोआ निकाला है, एक बार रैट स्नेक निकाला है, और अब की बार आपने देखा कि हमने एक मॉनिटर रिजल्ट को जो है वहाँ से निकाला है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है उनके द्वारा कि वो जीवों को मार नहीं रहे हैं, बल्कि हमारी टीम को बुला के वहाँ से उसको निकलवा रहे हैं। बड़े होने पर दोस्तों इसका ना सिर्फ इसकी बाइट हार्मफुल हो सकती है, इसके क्लॉज जो हैं, अगर थोड़ा सा नज़दीक आए कैमरामैन मनोज, तो आप देखिए इसके क्लॉज भी बहुत ज़्यादा तीखे हैं, और इसकी पूंछ में भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मीटिंग के सीजन में मेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइट भी करते हैं और एक पूंछ से हमला भी करते हैं। तो अब हम इसको और परेशान नहीं करते हैं, इसको रिलीज कर देते हैं इस एरिया में। आप देखिएगा जैसे ही हम छोड़ेंगे तो किस फुर्ती के साथ ये भागेगा। बहुत छोटा है बहुत ये। ही उम्मीद है कि जंगल में जाके ये अपना भोजन अच्छी तरीके से पकड़ के खाएगा और अपनी साइज को बढ़ाएगा। रेप्टाइल्स के साथ एक चीज होती है दोस्तों, ये टेरिटोरियल बहुत होते हैं, तो इनको इनकी टेरिटरी से बहुत ज्यादा दूर करना सही नहीं होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जहां पर हमने इनको रेस्क्यू किया है उससे 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में हम इनको रिलीज करते हैं। तो अब अगला जो हमारा एनिमल है जिसको हमने रेस्क्यू किया था वो एक रसल स्वाइपर है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। काट दो। तो दोस्तों ये है रसल स्वाइपर। इसके बारे में हमारे चैनल में हमने कई सारे वीडियोस और बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। हमने इससे बड़े साइज़ का भी रसल स्वाइपर रेस्क्यू किया है, और ये काफ़ी छोटा है, अभी बहुत ज़्यादा ग्रोन अप नहीं है। और कई सारी भ्रांतियाँ होती हैं लोगों के बीच में रेप्टाइल्स को लेके। जैसे जो हमने छिपकली भी आज रेस्क्यू करी, मॉनिटर लिजर्ड, उसके बारे में भी कई सारी कोरी अफवाहें लोगों के बीच में है कि ये हवा से खींच के मार देती है या कुछ और कर देती है। वैसे ही सांपों को लेके भी कई सारी भ्रांतियां होती हैं कि ये बदला लेते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका एक जो फैंग है वो बाहर की तरफ आ गया है, और इसलिए ही इसके सिर को होल्ड करना खतरनाक होता है। आप अगर फोकस कर पा रहे हैं, हम एरो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि इसका एक फैंग जो है वो बाहर की ओर आ गया है। और ये जो आप
समझ महसूस कर पाएंगे। देखिए ये जो फैंग है इसका, ये दिख रहा है आपको, ये बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। और ये अभी इसने हमारे टोंग पर बाइट करी है और वेनम भी काफ़ी रिलीज़ किया है। हमको टोंग को धोना होगा, नहीं तो होता क्या है कि अगर हम भूल जाएं और वो ड्राई हो जाए तो ड्राई फ्लेक्स भी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो दोस्तों हमने जैसा बताया है कि गबून वाइपर्स के बाद इनके जो फैंग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। आप देखिए इसका फैंग जो है, आप अगर देख पा रहे हैं, हम थोड़ा सा एक्सपोजर को कम करेंगे, उसके बाद ही आप शायद एबल हो देखने के लिए। अभी आप देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा साइड करते हैं कि इसके फैंग्स इतने बड़े होते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका फैंग कितना बड़ा है कि ये इसी के जबड़े को चीर कर बाहर आ गया है। इसलिए ही इसको पीछे या इसके नेक से होल्ड करना बहुत ख़तरनाक होता है। हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसके फैंग्स दिखाइए होल्ड करके, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके दो कारण हैं, पहला हमें खतरा होगा, दूसरा जानवर को भी बहुत तकलीफ होती है और इनको तकलीफ ना हो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। ये अपने विजन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इनका टंग आपने अभी देखी होगी, जब ये बाहर निकाल रहा था तो ये इसकी टंग होती है वो फटी हुई होती है, और जब बाहर निकलते हैं तो इसके जो टैंग्स होते हैं, जो टंग के दोनों किनारे होते हैं, वो और स्प्रेड हो जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको फॉरेस्ट्री एरिया में रिलीज़ कर दे रहे हैं थोड़ा सा आगे, उसके बाद जारी रखेंगे। उस तरफ का एरिया इसके लिए बहुत ही सूटेबल है, कैमोफ्लेजेबल है और ये जाएगा। अब हम अंदर के एरियाज़ में नहीं जाएंगे क्योंकि अमित ने सेफ्टी बूट्स डाले हुए हैं और हमने अभी अपने सेफ्टी बूट्स नहीं पहने हैं, इसलिए हम फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही रिस्क होता है दोस्तों रेप्टाइल्स को और ख़ास करके स्नेक्स को रिलीज़ करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लीथल होते हैं कुछ स्नेक्स, खासकर रसल्स वाइपर। तो दोस्तों सांपों को रिलीज़ करना, रेस्क्यू करना हमारा प्रेम ही नहीं, ये पैशन भी है। हम चाहते हैं कि सर्प जो है हमारे इकोसिस्टम में बने रहें, क्योंकि यही होते हैं जो बाकी के पेस्ट जो होते हैं ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स होते हैं। जैसे आपने लेडी बग्स के बारे में सुना होगा कि लेडी बग्स को किसान यूज़ करते हैं उनको पत्तों पर छोड़कर, और जो कैटरपिलर्स होते हैं या जो ककून्स होते हैं या जो दूसरे हमलावर होते हैं फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो नेचुरली उसको करते हैं। लेकिन हमारे देश में ये अभी तक पॉपुलर इतना है नहीं। विदेशों में आज भी नेचुरली पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अक्षय ने आपको काफ़ी जानकारी दी दोनों रेप्टाइल्स के बारे में। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो छिपकली हमने निकाली थी वो हमने निकाला था CISF बैरिक से, और जो वाइपर हमने आपको दिखाया वो हमने रेस्क्यू किया था हॉकी ग्राउंड पचेली से। और दोस्तों कई सारे लोगों का ये सवाल होता है, आज हम इस एक सवाल पे भी बात करेंगे कि पेस्ट कंट्रोल के लिए जो है बिना जहर वाले सांप काफ़ी होते हैं और जहरीले सांपों को देखते ही हमको मार देना चाहिए क्योंकि वो ख़तरनाक होते हैं। जहर वाले सांप का हमारे इकोसिस्टम में क्या काम, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए चूहों और मेंढक को खाने के लिए बिना जहर वाले सांप काफ़ी हैं। तो आज इस सवाल का हमें जवाब देना होगा। हम इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का जवाब देंगे कि जहरीले सांपों की क्या महत्ता है हमारे इकोसिस्टम में। आपने देखा रसल वाइपर एक बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप है। इसके बाइट करने पे 70% चांस होता है कि इंसान ना बचे AVS के बाद भी, लेकिन फिर भी हम इसे मारते नहीं, इसे ला के जंगल में रिलीज़ करते हैं। इसका एकमात्र कारण ये है कि हर प्रकार के सांप हर एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, हर प्रकार के सांप हर मौसम में नहीं रह सकते। जहरीले सांप कोबरा या करैत का मौसम मानसून होता है। रसल वाइपर ठंड का सांप है, हालांकि प्रकृति में होने वाले बदलाव के कारण ये आजकल गर्मी में भी हमको मिल रहा है। तीसरा कारण ये है कि जो नॉन वेवेनमस सांप है, जो बिना जहर वाले सांप है, अगर सिर्फ प्रकृति में वही पाए जाएं और वो चूहे और मेंढक का शिकार करें तो उनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान उनसे परेशान हो जाएगा। तो उनकी आबादी को काबू में रखने के लिए जहरीले सांपों का होना भी प्रकृति में उतना ही आवश्यक है। लाल है ना, तो नेचर अपना बैलेंस खुद ही करता है दोस्तों। कोबरा हो चाहे कोई भी सांप हो, हर जीव प्रजनन करता ही है।
रसेल्स वाइपर अंडे नहीं देती है, ये बच्चों को जन्म देती है। और कोबरा जो होते हैं एक बार में 30 से 40 अंडे देते हैं, लेकिन ये बैलेंस नेचर ने इनको खुद ही सिखाया है। जब कोबरा अपने अंडों को सेरा होता है तब वो लगभग 55 से 60 दिन लगते हैं एक कोबरा के अंडे से बच्चे को बाहर आने में। तो उस 55-60 दिन के दौरान जो मादा कोबरा होती है वो कुछ नहीं खाती पीती, और जब अंडे से बच्चे आना शुरू होते हैं, 55वें दिन से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, तो जो मैक्सिमम मेरे ख्याल में 30 से 40% बच्चे जो हैं कोबरा के, वो अरे तो पॉज तो कर दो बे तुम। तो मैं आपको बता रहा था कि सांप जो होते हैं विजन पर टोटली डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन और लोगों में ये अंधविश्वास है कि सांपों को दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है, और ऐसा पूरी तरह भी नहीं है कि उनको पूर्णतः दिखाई देता है। सांपों के नेचर के हिसाब से वो किस तरह के प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, क्या उनका नेचर है, इस हिसाब से उनका विजन डिफाइन करता है नेचर। जो धरती के अंदर रहने वाले सांप है, जैसे वर्म स्नेक है, मोल वाइपर्स है, इनको सिर्फ डे और नाइट मतलब रोशनी और अंधेरे के बीच का अंतर इनकी आंखों के द्वारा इनको पता चलता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर आंखों का वैसे भी कोई काम नहीं होता। कुछ सांप होते हैं जैसे ऑइसोफेगस है ना, या फिर किंग कोबरा जो है, या कोलिब्रिड जो स्पीशीज़ के स्नेक्स होते हैं, इनकी जो डेप्थ सेंसिंग होती है बहुत कमाल की होती है। ये आराम से विजनरी सेंसस पर डिपेंड कर सकते हैं, और बहुत अच्छा इनकी डेप्थ सेंसिंग होती है, देख पाते हैं। कुछ सांप होते हैं जैसे रसेल्स वाइपर, ये इनका विजन बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन हीट सेंसिंग कैपेसिटी होती है इनके पास। वाइपर्स, पिट वाइपर्स कहिए, चाहे बुश वाइपर्स कहिए, या मोहावे रैटल स्नेक कहिए, ये सारे वाइपर्स जो हैं ये हीट सेंसिंग पे डिपेंड होते हैं, और कितना भी अंधेरा हो ये अपने शिकार के शेप साइज को, उसकी गर्माहट, जो बॉडी की गर्माहट होती है, उससे पहचान जाते हैं। ये वैसा ही होता है जैसे एक इंफ्रारेड कैमरा इंफ्रारेड रेज को पकड़ पाता है और हम उसको नहीं देख पाते, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। अगर आपको ये चीज़ देखना हो कि कैमरा किस तरह से इंफ्रारेड को पकड़ता है, तो आपने छोटे में एक चीज़ की होगी कि आप एक रिमोट कंट्रोल लीजिए, उसको नॉर्मली आप दबा के देखिएगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं उसके बल्ब पर या उसके लेंस पर, लेकिन अगर आप उसको मोबाइल के कैमरे पर करेंगे तो आपको इंफ्रारेड दिखेगी। तो कैमरा इंफ्रारेड्स को कैच कर सकता है, वैसे ही ये भी हैं, ये इंफ्रारेड रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी अपनी टंग बाहर निकालते हैं तो इनके स्प्लिट एंड्स जो हैं और फैल जाते हैं, और अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेके जब ये वापस जाते हैं तो इनका जैकब्सन ऑर्गन होता है, उस पर ये टच करते हैं, और फिर वो ब्रेन तक अलग अलग इन्फॉर्मेशन दोनों जो इसके एंड्स होते हैं भेजते हैं। उसके बाद ये एक स्टीरियो इमेज तैयार करता है, उसके हिसाब से इनको शेप, साइज और दूरी का अंदाज़ा हो पाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो रहा। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कारण एक ही है दोस्तों कि हम अपने काम को फैलाना चाहते हैं। व्यापक स्तर पे हम सांपों को बचाने, और न केवल सांपों को इंसानों से, और इंसानों को सांपों से बचाने का काम करना चाहते हैं। व्यापक स्तर पे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इलाका जो है, हमारा ये जो दंतेवाड़ा का क्षेत्र है, ये एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट साबित हो जीवों के लिए भी और हमारे लिए भी। हम एक एग्ज़ाम्पल सेट करें कि कैसे इंसान और जीव आपस में मिल के एक जगह में रह सकते हैं, और प्रकृति को हम जो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जो दे सकते हैं वो दे पाएँ। इसीलिए केवल इसी कारण से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।